नमस्कार दोस्तों, कैमियन प्लस में आपका स्वागत है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मार्श गैस? मार्श गैस है मीथेन। मार्श गैस होती क्या है? जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स के डिके से निकलती है। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स की जो भी चीज़ें हैं उनके सड़ने गलने से जो गैसेस निकलती हैं उसको हम मीथेन कहते हैं। तो ये मार्शी गैस कहाँ से निकलती है, कौन सी जगह से निकलती है? एक्चुअली ये मार्शी लैंड से निकलती है। मार्शी लैंड्स क्या होती हैं? देखो, जैसे ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कीचड़ और लैंड और पानी दोनों मिक्स होके दलदल सी ज़मीन बना देते हैं ना। दलदल समझते हैं? जहाँ पर यहाँ पे सारे प्लांट्स एनिमल्स के सड़ने गलने से, जो डेड हो जाते हैं उनके सड़ने गलने से एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है, उसे मार्श गैस कहते हैं। और ये मार्शी लैंड से निकलती है। और वैसे भी मीथेन जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये हर उस ऑर्गेनिक मैटर के सड़ने गलने से निकलती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनका जो भी वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके अगर रख दिया जाए तो वहाँ से जो गैस निकलती है, एक बहुत गंदी सी गैस निकलती है, वही मीथेन गैस होती है। ठीक है। जैसे गाय का काउडंग होता है ना, काउडंग को लोग आजकल एज अ बायोफ्यूल यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या है, उसमें से मीथेन गैस ही तो निकल रही है। एक बड़े से टैंक होता है, उस टैंक की में उस गोबर को, उस काउडंग को इकट्ठा किया जाता है और जितनी भी ड्रेनेज है सब उसी में डालते हैं, सारी गंदगी मतलब उस टैंक में डाल देते हैं और उसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम मार्श गैस कहते हैं या मीथेन कहते हैं। ठीक है। तो कंक्लूज़न क्या है? मीथेन गैस जो है वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के सड़ने गलने से निकलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन चारकोल, सल्फर एंड मैग्नीशियम बर्न इन द एयर? आपको ये बता दूं कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं ना, वो सब जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो उस मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन? बेंजीन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, कलरलेस होता है और इसमें से कुछ पंजेंट स्मेल भी आती है। ठीक है। और ये जो है ना, ये कह रहा है कि फिर ये बेंजीन पोल्यूशन होता कैसे है? ठीक है, वैसे तो बहुत सारे के पोल्यूशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये बेंजीन पोल्यूशन क्या है फिर? ये जो है ना, ये थोड़ी थोड़ी करके हर चीज़ से निकलता है। जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं उसके मतलब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, टोबैको स्मोक, जो हम सिगरेट वगैरह लेते हैं ना उसमें जो स्मोक निकलता है उससे, और ये वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, लकड़ियों में अगर वार्निशिंग कर दें तो उसमें से जो वो केमिकल जो वार्निश का लगा हुआ है उसमें से बेंजीन पोल्यूशन निकलता है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी के जलने से, और यूरेथीन्स के प्रोडक्ट से भी निकलता है। अब यूरेथीन्स क्या होता है? यूरेथीन एक केमिकल है, इससे इसका यूज़ जो होता है ना वो हार्ड प्लास्टिक बनाने में और टायर व्हील्स जो बनता है उसमें भी, इसको बनाने में भी इसका यूज़ होता है यूरेथीन का। ये केमिकल है। ठीक है। चलिए, विच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द क्रीम सेपरेटिंग मशीन? ये क्रीम सेपरेटिंग मशीन, वैसे तो हम घर में क्रीम अलग करते ही हैं, सभी ने देखा होगा, लेकिन ये मशीन है, ये मैंने आपके लिए पिक्चर लगाई हुई है, देखिए मशीन है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से मक्खन अलग हो जाता है? एक्चुअली इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। दो तरह के फोर्स होते हैं दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है। जैसे कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक तो सेंटर की तरफ लगता है और एक बाहर की तरफ लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। ये देखिए, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें ये जो सेंटर पर है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो यहाँ से सेंटर की तरफ लगेगा और यहाँ से जो बाहर की तरफ लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे कहाँ पे काम आ रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेली तो बहुत यूज़ है ही, साथ में जो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व हो रहे हैं इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे जो सन के तो चारों तरफ सारे प्लैनेट घूम रहे हैं ना, तो सन क्या कर रही है? लगा रही है फोर्स, ग्रेविटी लगा रही है सबकी तरफ। लेकिन कभी ये सोचा कि जो है प्लैनेट्स सन में क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्यों नहीं गिर जाते हैं सब? इतना फोर्स से वो खींच रहा है। और मून हमारे अर्थ पर क्यों नहीं गिर जाता? कभी सोचा इस बारे में? इसका रीज़न है कि ठीक है, ग्रेविटी तो सब पर लग रही है, मून पर अर्थ लगा रहा है,
सन हमारे सारे प्लैनेट्स पे लगा रहा है लेकिन नहीं गिर रहे हैं। रीज़न, क्योंकि इन सब के साथ साथ एक और फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हम फील नहीं करते, और ये जो हिडन फोर्स है यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है। ये बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है ये सारे प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट देता है और वो उस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो मिल्क में भी लगता है जब हम इसको मशीन में डालते हैं। तो आप देखिएगा कभी भी जब मिल्क हम घुमाते हैं तो सारा मक्खन साइड में चला जाता है, सारा ऊपर आके किनारे किनारे चला जाता है और हम उसको फिर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अलग होता रहता है। वैसे भी क्रीम की डेंसिटी कम होती है, ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद वो जो मशीन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसको साइड में लगाती रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रीम अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन विच फैक्टर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वॉच डिपेंड्स। पेंडुलम जो वॉच होती है जिसमें ना वो टक टक की आवाज़ आती है, नीचे ऐसे हैंग करता रहता है ना। मैं अब जैसे ये पेंडुलम वॉच है, ऐसे करके हैंग करता है ना नीचे पेंडुलम। तो ये कह रहा है कि ऑन विच फैक्टर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वॉच डिपेंड्स। पेंडुलम की जो वॉच है वो इसी थ्रेड की, ये जो थ्रेड की लेंथ होती है ना, इस पर डिपेंड करता है। गर्मियों में, सर्दियों में इसकी लेंथ कम ज़्यादा हो जाती है। आपको तो पता ही, गर्मियों में चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं, विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना। ये तो समर्स में क्या होता है, गर्मी होती है ना समर्स में, तो वो जो पार्टिकल्स होता है ना, किसी भी चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हीट मिलती है। हीट मिलने से काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि उनमें मोशन पैदा हो जाता है। मोशन पैदा होता है तो वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। वाइब्रेट करते हैं तो उनके बीच में स्पेस पैदा होता है। स्पेस बनने से क्या होगा, वो उनके बीच में स्पेस बन गया और वो एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और थोड़ी सी डेंसिटी कम भी हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड, लेंथ पे डिपेंड करता है। क्योंकि समर्स में थोड़ा सा लेंथ, थोड़ी नेग्लिजिबल लेंथ बढ़ती है और नेग्लिजिबल लेंथ कम होती है विंटर्स में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज़ बीन बबल्ड थ्रू इट। अगर ये देखिए, मैंने पिक्चर लगाई है ना, ये वाला देखिए, ये है लाइम वाटर। लाइम वाटर होता क्या है वैसे? लाइम वाटर एक लाइम जो होता है ना, वो एक केमिकल है, ये क्या पाउडर है। इसको जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं इसका, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए आप ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो ये मिल्की हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पास करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है। हम अपनी जो हम एक्सहेल कर रहे हैं ना, सांस को बाहर फेंक रहे हैं, उस सांस को इसमें डाल के देखिए तो ये इसका कलर कैसा होने लगेगा, मिल्की कलर होने लगेगा। ठीक है, तो लाइम वाटर क्या है, एक केमिकल है। इसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये जो है वाइट कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फार पॉइंट ऑफ पीपल विद द नॉर्मल आइज। ये कह रहे हैं कि जिसकी आंखें सही होती है ना, वो कितना दूर तक देख सकता है। जिसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो कितना दूर तक देख सकता है, वो देख सकता है इन्फिनिटी तक, कोई लिमिट नहीं है उसकी। व्हाट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन। अभी क्लोन क्या होता है? क्लोन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, उसकी सोमेटिक उसके सेल से एक उसी टाइप का एक ऑर्गेनिज्म पैदा किया जा सकता है। समझ गए ना। तो सक्सेसफुल क्लोन जो था वो सबसे पहले शीप का बनाया गया था, जिसका नाम डॉली रखा गया था। बहुत ज़्यादा तो ये नहीं रहा, इसकी डेथ हो गई थी, बट ये कुछ मतलब ये इसको पैदा किया गया था। इसको लैब में बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, अंडर स्पेशल कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, स्पेशल टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्रिएट करके बनाए जाते हैं और सेल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। सोमेटिक सेल्स क्या होती है? सोमेटिक सेल हमारी बॉडी की कोई भी सेल आप ले सकते हो एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स।
ठीक है। कोई कहीं से भी कोई भी सेल ले सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होनी चाहिए, तो उससे हम एक नया क्लोन बना सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़ हमारी तरह, या कोई प्लांट है तो प्लांट की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फाइलम इज़ द स्मॉलेस्ट फाइलम? मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि लार्जेस्ट फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में जिसमें कि इंसेक्ट्स रखे गए हैं जॉइंटेड लेग्स वाले, है ना। लेकिन स्मॉलेस्ट फाइलम जो है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा पानी में रहते हैं, इसके जो एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं, और ये स्पॉन्जी होते हैं, इनमें स्पॉन्ज की तरह होते हैं ये, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिए में देखिए, साइकोन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, ये सब पोरीफेरा के हैं। एनिमल्स को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रोटोजोआ है ना, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, और इसके अलावा एनिलीडा, इसके अलावा ये कौन कौन से आर्थ्रोपोडा है, एस्केहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज, फिर आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, ऐसे एनिलीडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर वर्टिब्रेट्स, ऐसे करके अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। और फिर लास्ट में आते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में फिर जो है ये जो जितने भी बर्ड्स आते हैं, जितने भी रैप्टाइल्स आते हैं रेंगने वाले, वो सब कॉर्डेट्स में आते हैं। इवन हम जो है ना, हम भी कॉर्डेट्स कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस तरीके से एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। नाउ व्हाट इज़ द हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर कॉल्ड? बहुत ज़्यादा मैंने देखी पिक्चर में आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाई टेम्परेचर को किससे मेज़र किया जाता है। तो ये पायरोमीटर, मैं इमेजेस इसलिए लगाती हूँ दोस्तों, ताकि आप इन्हें देखें ना तो ये आपके माइंड में फीड हो जाए, ठीक है। इमेजेस से हमेशा हमें बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं। तो पायरोमीटर का देखिए आप, ये उस फायर की टेम्परेचर को आराम से नोट कर ले रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट नेपच्यून वाज डिस्कवर्ड बाय गैली, ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया था? गैली ने। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। फिर कल मिलती हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।